अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू था हमारा कि पेड अप कैपिटल फॉरेन कंपनी हैविंग पेड अप फॉरेन कंपनी, जिसका पेड अप कैपिटल इक्वलेंट टू 250 मिलियन था, टर्न ओवर 900 मिलियन थी। टर्न ओवर तो फॉरेन कंपनी तो बेसिकली टर्न ओवर की बेसिस के ऊपर ही होता है कि टर्न ओवर अगर 1 बिलियन 1000 मिलियन से ऊपर जाए तो ये लार्ज साइज, और अगर ये 1 बिलियन से कम है तो ये मीडियम साइज कंपनी कहलाएगी। मिस्टर वसीम इज अ कार डीलर. कार आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस. ही हैज़ बिन सेलिंग कार एट द फॉलोइंग टर्म्स. फेयर वैल्यू 5 मिलियन है, एनुअल लीज रेंटल इन एरियर इतना है, मार्केट रेट 12% है, लीज टर्म 4% है. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द सेल्स रेवेन्यू एंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम? इफेक्ट क्या आएगा? इफ द एनुअल लीज रेंटल इज इंक्रीज्ड टू 1.8 मिलियन एंड ऑल अदर टर्म्स रिमेन द सेम. अगर हमारा रेंटल इंक्रीज हो जाएगा 1.8 मिलियन तो फिर क्या होगा, हमें ये देखना है. अब मैन्युफैक्चरर डीलर है, मैन्युफैक्चरर डीलर के अंदर रेवेन्यू लिखा जाता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट उसके ऊपर लिखा जाता है. लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे लिखा जाता है. तो हमें क्या करना है, लोअर फाइंड करना है कि फेयर वैल्यू क्या है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्या है. तो हम लेंगे फेयर वैल्यू, हम लेंगे कि हमें कितने रेंटल्स पे करने हैं, उन रेंटल्स की हम निकाल लेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, वो आ गई 5 मिलियन के नज़दीक. तो फेयर वैल्यू हमारी लोअर, तो हम फेयर वैल्यू के ऊपर क्या कर लेंगे, सेल रेवेन्यू लिख लेंगे. सेल रेवेन्यू के ऊपर ही जस्ट आप दूसरा काम करें, बजाय इसके कि आप मुकम्मल एक वर्किंग करते रहें. आप सेल रेवेन्यू दूसरे अंदाज से भी मालूम करें कि क्या आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़कर आपको जजमेंट आनी चाहिए कि उसने क्या कहा है, इंक्रीज इन सेल रेवेन्यू, डिक्रीज इन सेल रेवेन्यू, नो चेंज, इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू. तो इंक्रीज की दो बातें दी गई हैं, एक ये इंक्रीज और एक ये इंक्रीज. तो आप ये चेक करेंगे कि सेल्स रेवेन्यू में क्या है. अगर डिक्रीज आ रहा होगा तो ये वाली ऑप्शन ठीक हो जाएगी, अगर कोई चेंज नहीं होगा तो फिर ये ठीक हो जाएगी. लेकिन अगर इंक्रीज आ रहा होगा तो फिर आपको दूसरी चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा. तो फेयर वैल्यू 5 मिलियन ही है और अब आपने 1.8 मिलियन के जरिए ये पेमेंट करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू निकली 5467. तो दोनों में से लोअर 5 मिलियन है, तो इसका मतलब है मेरी सेल्स रेवेन्यू में तो कोई चेंज नहीं है. ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर. फाइनेंस इनकम क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली रेंटल इंक्रीज होगा तो फाइनेंस इनकम इंक्रीज हो जाएगी, एक ऑब्वियस सी सिचुएशन है. नाइमा लिमिटेड ऑन शेयर 70% ऑफ फायजा एंड 30% ऑफ फरहान. ठीक है, 30% फरहान, 70% फायजा, ये हो जाएगी सब्सिडरी और ये हो जाएगी एसोसिएट. द टैक्स चार्ज फॉर द ईयर फॉर ईच कंपनी फॉर द ईयर इज दिस. नाइमा 80 मिलियन, फायजा 64 एंड फरहान 48 मिलियन. व्हाट शुड बी शोन एज द टैक्स चार्ज इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो बस पेरेंट और सब्सिडी का प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या नाम है, जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं. तो 80 मिलियन जमा 64, ये जमा हो जाएगा 144, ये हमारा आंसर आ जाएगा. बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एथिक्स. तो एथिक्स में कौन सी चीज़ ट्रू है? एथिकल बिहेवियर इज मोर देन obeying laws, rules and regulation. Ethics is about doing the right thing. Accountancy profession is committed to acting ethically and not in the public interest. A 1 और 2 only. ठीक है.
एथिकल बिहेवियर इज़ मोर देन ओबेइंग लॉज। सिर्फ एथिकल बिहेवियर ये नहीं है कि हम लॉज ही करते हैं, हमारा बहुत सारा काम है, हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना है, हमें एथिकल रहना है, हमारी ऑब्जेक्टिविटी हट ना हो, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। एथिक्स इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। हाँ, राइट थिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज कमिटेड टू एक्टिंग एथिकली एंड नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो यही ठीक है, पहली दो चीज़ें ठीक हो गई। कंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू ए बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। कंडीशनल ग्रांट है, कंडीशनल ग्रांट जब कंडीशन मेट हो जाएगी तो हो जाएगा। अनकंडीशनल ग्रांट होती तो व्हेन बिकम रिसीवेबल होना था। An entity acquired a patent for a period of 10 years at a cost of 100 million. The patent can be further renewed for another 5 years at a renewal cost of 1 million. हाँ, मिनिमल है तो हम इसको एड अप कर लेंगे। 10 years है तो लाइफ हमारी टोटल 15 years हो गई, यूजफुल लाइफ कह लें, लीगल लाइफ। The entity estimates that expected period of cash inflows is 12 years. ये आपकी यूजफुल लाइफ आ गई। और लीगल लाइफ है आपकी 10 साल जमा 5 साल यानी कि 15 साल, और ये 12 साल। तो दोनों में से जो लॉयर होगी हम उसने उसको चूज करना है, तो 12 years वुड बी आवर आंसर। एन एंटिटी एक्स हैज 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, उसके 3 सेगमेंट्स हैं, ए बी सी। द रेवेन्यू फॉर द सेगमेंट ए बी एंड सी फॉर द रिपोर्टेड पीरियड 5 मिलियन, 6.5, 4.5, सबको जमा कर लेंगे। रिक्वायरमेंट है व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड, ठीक है। दीज अमाउंट्स इंक्लूड जहां पर भी लफ्ज आ जाए मीन्स कोई ना कोई मसला है। 1.3 मिलियन ऑफ इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, हाँ इंटर सेगमेंट तो लेस कर देते हैं, 1 2 3 ले लिए, ये लेस कर दिया क्योंकि रिपोर्टिंग में वो नहीं आता। देयर इज आल्सो 2.4 मिलियन ऑफ अदर रेवेन्यू नॉट एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, ये शामिल कर लेंगे, तो 17.1 टोटल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड ऑफ काले खान लिमिटेड हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मिलियन, ये तो लिखना ही नहीं होता। हाउ इट वुड बी अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर काले खान लिमिटेड, तो इसने तो लिखा ही नहीं जाना, नो इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ठीक है जी।